आज रिवीजन में हम लेसन 4 पढ़ा रहे हैं। रिवीजन में हालांकि हमने कई बार करा दिया है, अब दोबारा से करा रहे हैं। अनिवार्य संस्कृत शिक्षण, अनिवार्य संस्कृत शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बता रहे हैं। अनिवार्य संस्कृत शिक्षण के पठन पाठन के निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान कराना, जिससे संस्कृत के सरलांशों को सुनकर या पढ़कर छात्र समझ सकें तथा मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति कर सकें। नंबर 2, संस्कृत साहित्य के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। नंबर 3, संस्कृत साहित्य की प्रमुख विधाओं की प्रतिनिधि रचनाओं से छात्रों का परिचय कराना। और नंबर 4, छात्रों में राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को विकसित करना। संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियाँ, तो वो हम बता रहे हैं संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियाँ। संस्कृत शिक्षण की विधियाँ। नंबर 1, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक। निगमनात्मक तथा आगमनात्मक विधि। नंबर 2, संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक विधि। नंबर 3, वस्तु विधि। वस्तु विधि। नंबर 4, दृष्टांत विधि। दृष्टांत विधि। नंबर 5, कथन विधि। कथन विधि। एवं व्याख्यान विधि। कथन विधि एवं व्याख्यान विधि। नंबर 6, अनुवाद। अनुवाद विधि। नंबर 7, प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 8, करके सीखना। नंबर 9, डाल्टन योजना। डाल्टन योजना। ये विधि हैं। 1, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक विधि। नंबर 1 वाली, संस्कृत पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के 2 ढंग हो सकते हैं। एक में छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। दूसरे में पहले अनेक उदाहरण देकर छात्रों में कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। पहली विधि को निगमनात्मक विधि और दूसरी को आगमनात्मक विधि कहते हैं। नंबर 2, संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि। दूसरे दृष्टिकोण से शिक्षण विधि के 2 अन्य प्रकार हो सकते हैं। नंबर 1, संस्कृत पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग। यदि ऐसा है कि पहले अंशों का ज्ञान देकर संपूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है तो उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। जैसे हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनवाए जाते हैं। परंतु यदि पहले वाक्य सिखाकर
जब शब्द और अंत में वर्ण सीखा जाए तो यह विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी, क्योंकि इसमें पूर्ण से अंशों की ओर चलते हैं। वस्तुविधि संस्कृत शिक्षण का एक प्रसिद्ध सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। वास्तव में हमें बाह्य संसार का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, जिनमें नेत्र प्रमुख है। किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है। अतः मूर्त वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है। जैसे 3 और 2 5 को समझाने के लिए पहले छात्रों के सम्मुख 3 गोलियां रखी जाती हैं, फिर उनमें 2 गोलियां और मिलाकर सबको एक साथ गिराते हैं, तब 3 और 2 5 स्पष्ट हो जाता है। दृष्टांत विधि वस्तु विधि का एक दूसरा रूप है। दृष्टांत विधि वस्तु विधि में जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, दृष्टांत विधि में उसी प्रकार दृष्टांतों के द्वारा पाठ्य वस्तु को स्पष्ट किया जाता है। दृष्टांत दृश्य भी हो सकते हैं और श्रव्य भी। इसमें चित्र, मानचित्र, चित्रपट आदि के सहारे वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है। साथ ही उपमा, उदाहरण, कहानी, चुटकुले आदि के द्वारा भी विषय का स्पष्टीकरण हो सकता है। नंबर 5 कथन विधि एवं व्याख्यान विधि। वस्तु एवं दृष्टांत विधियों से ज्ञान प्राप्त करते जब बच्चों को कुछ अनुमान करने तथा अप्रत्यक्ष वस्तु को भी समझने का अभ्यास हो जाता है, तब कथन विधि का सहारा लिया जाता है। इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है। इसी से प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, बच्चों को कम से कम बताना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। व्याख्यान विधि इसी की सहचरी है। उच्च कक्षाओं में प्राय व्याख्यान विधि का ही प्रयोग लाभदायक समझा जाता है। अनुवाद विधि इसी विधि में संस्कृत पाठ को मातृभाषा में अनुवाद करके पढ़ाया जाता है, इसे अनुवाद विधि कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि सुकराती विधि। प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया है। इसी से इसे सुकराती विधि कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। करके सीखना। जब से बाल मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा केंद्र न तो विषय है, न अध्यापक, वरन छात्र है, तब से शिक्षण में सक्रियता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। करके सीखना अर्थात स्वानुभाव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है। अतः सक्रिय विधि के अंतर्गत अनेक विधियां सम्मिलित की जा सकती हैं, जैसे शोध विधि, योजना विधि, डाल्टन प्रणाली, बेसिक शिक्षा विधि इत्यादि। डाल्टन योजना अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान में 1912 से 1915 के बीच कुमारी हेलेन हर्स्टल ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की, जिसे डाल्टन योजना कहते हैं। यह विधि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए आविष्कृत की गई थी। ये था डाल्टन योजना। शोध विधि एवं प्रोजेक्ट विधि का वर्णन बता रहे हैं। शोध विधि एवं प्रोजेक्ट विधि। शोध विधि जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा शोध विधि का प्रतिपादन हुआ था। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अध्यापक कुछ नहीं करता और छात्रों को मनमाना काम करने को छोड़ देता है। इसमें शिक्षक छात्र का पथ प्रदर्शन करते हैं तथा उसे गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर ले आते हैं। उनका लक्ष्य यह रहता है कि जो ज्ञान छात्र अपने निरीक्षण अथवा प्रयोग द्वारा प्राप्त कर सकता है, उसे बताया न जाए। इस विधि का प्रयोग पहले तो विज्ञान की शिक्षा में किया गया, फिर धीरे धीरे गणित, भूगोल तथा संस्कृत, हिंदी विषयों में भी इसका प्रयोग होने लगा। प्रोजेक्ट विधि अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूगी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन आदि के सम्मिलित प्रयास का फल योजना प्रोजेक्ट विधि है। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है
जो प्राय छात्रों के द्वारा उठाई जाती है और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि योजना वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाए। ये था हमारा शोध विधि है, प्रोजेक्ट विधि। बाकी कुछ हिस्सा कल कराएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।